हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओपेरा क्लासेस में। और मैं अल्टरनेटिव करंट का लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए चौथा पार्ट। तो जो हम लोगों ने पिछले पार्ट्स पढ़े थे उन सभी में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सर्किट्स जो उनके थे, एलसी सर्किट, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, मतलब एलसीआर सर्किट तक हम लोगों ने पूरा अपना कंप्लीट किया था। एलसी ऑसिलेशन से हम लोगों ने देखे थे। अब हम लोग जो अगली चीज़ करने जा रहे हैं, अब थोड़ा सा एसी के बारे में थोड़ा और डीप घुस के जानते हैं, है ना। तो सर्किट्स हो गए। अब इन सब के फैक्टर्स, कोफैक्टर्स और इन सब की जो टर्म्स हम लोग रिलेट करते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का ये जो सेशन होने वाला है ये इसी के ऊपर पूरा होने वाला है, ताकि एसी को और उनके सर्किट्स को आप शुरू से लेकर एंड तक आपने जो कुछ भी पढ़ा, उनमें जो कुछ भी पढ़ा है और जो कुछ भी किया है उन सभी में आपको क्या फैक्टर समझ में आते हैं और क्या नहीं आते हैं। तो उसी को लेकर आज हम लोग अपने ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पावर ऑफ एन एसी सर्किट कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, इसका डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मैं आप लोगों को इसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो डेरिवेशन दरअसल लंबा है लेकिन इजी है। और लंबा और इजी होने में का मतलब मेरा सिर्फ इतना मीनिंग है आपसे कि वो मैं आपको जो पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आने वाली है उस पीडीएफ से आप उसको समझ सकते हैं। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में क्या नाम है पूछ सकते हैं मुझसे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को वो डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वीडियो खामोखा लंबी हो जाएगी। ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन है काफ़ी एक्चुअली, लेकिन इजी है, आप लोग समझ जाओगे। हाँ, तो इस वजह से मैं पावर ऑफ एन एसी सर्किट का डेरिवेशन ना करा के डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताऊंगा। दूसरा, पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। वॉटलेस करंट के बारे में जानेंगे। ऐसी करंट, वॉटलेस करंट, वाह वॉट ही नहीं है, वेरी गुड। तो चलिए इसके बारे में समझेंगे अभी। फिर क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, और फिर कुछ जनरल नॉलेज ऑफ एसी। देखो, जनरल नॉलेज ऑफ एसी से कोई छोटी मोटी ऐसे मत समझना कि हाँ एसी क्या होती है, नहीं, वो तो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ एसी की। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो एसी है उसकी जो जनरल टर्म्स जैसे होती हैं कि जैसे कि एसी जो है वो डीसी से ज़्यादा मतलब एसी के डीसी के ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं, मतलब और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और एडवांटेजेस क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में कि एसी डीसी से अच्छी या बुरी है तो क्यों है, अच्छी है तो क्यों है, बुरी है तो क्यों है, उन सभी चीज़ों के बारे में। फिर एसी के कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग समझ सकते हैं उनके बारे में, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे आप ये समझ लीजिए कि एसी की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं। जैसे कि एसी अगर क्या नाम है पकड़ ले तो इंसान छूट सकता है, बट डीसी अगर एक बार पकड़ ले तो इंसान नहीं छूट सकता। ऐसा क्यों, वो तो आई थिंक ये बात तो आप लोग पहली वीडियो में समझ गए होंगे, क्योंकि एसी जो है वो हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव के लिए चलती है, जबकि डीसी होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, वो आपको छूटने का मौका ही नहीं देती। लेकिन एसी में जब वो पॉजिटिव हाफ से नेगेटिव हाफ में स्विच कर रही होती है तो आप उस एसी से अपने आप को छुड़ा सकते हो। तो इसी वजह से जो कुछ इसी तरीके की कुछ बातें हैं जनरल नॉलेज ऑफ एसी में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो और अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं जो है पावर ऑफ एन एसी सर्किट। पावर फैक्टर बात का है। हाँ, तो पावर ऑफ एन एसी सर्किट की हम लोग बात करेंगे। तो पावर का जनरल फॉर्मूला जो सब लोगों को याद होगा, P = वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ये वो फॉर्मूला है जो हम लोग जनरली पावर, हर तरीके की पावर को निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हर तरीके की, जो मोस्ट ऑफ द पावर केसेस में हम लोगों को निकालनी होती है पावर, वो हम लोगों को इस फॉर्मूले से मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लगा दो, चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, उनका डेरिवेशन होता है। तो इसी वजह से हम लोग इनको इस फॉर्मूले से ड्राइव करके हम लोग उसका एक जनरल फॉर्मूला निकाल देते हैं, जिसमें आप जिस फील्ड का आप वर्क कर रहे हो उस फील्ड का पावर आप निकाल सकते हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी एसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग वर्क डन का, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वर्क डन का, W = EI/dt, है ना। अब E जो है वो अपना EMF है, I जो है वो अपना करंट है। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में हम लोगों को एक वैल्यू मिले, हम लोगों का ऐसा ना हो कि वो जस्ट एक सिंपल सा डायरेक्ट हो ही जाए, हम लोग क्या करते हैं कि एक फेज़ डिफरेंस लेते हैं। कि सपोज़ कर लेते हैं कि EMF और करंट के बीच में जो है वो एक फाई का फेज़ डिफरेंस है, ठीक है, फाई वैल्यू का। तो उसी के तौर पे हम लोग वैल्यू लेते हैं वर्क डन की, जिसमें E की वैल्यू लेते हैं वर्क डन के लिए E और I की, जिसमें E की वैल्यू E0 sin ωt होता है और I की वैल्यू I0 sin ωt प्लस फाई। अभी जो फाई है फेज़ डिफरेंस है, जिसको लेना थोड़ा सा ज़रूरी था, वरना हमें डेरिवेशन के पर्पज़ से हम लोगों को थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होती है अगर हम लोग फाई का फेज़ डिफरेंस ना लें, है ना। डेरिवेशन अपना पहले ही रुक जाएगा। तो इसी वजह से इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करते हैं, और ये जो वर्क डन है ये दरअसल dt है, तो दैट मीन्स ये भी छोटा वर्क डन होगा। तो जब इस वर्क डन में हम लोग इसकी E और I की वैल्यू रख देते हैं और प्रॉपर लिमिट्स के साथ, जैसे कि t हम लोग t की वैल्यू से लिमिट लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्योंकि मेन वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग 0 से लेकर t तक यानी 1 कंप्लीट साइकिल तक ले सकते हैं। हमें t/2 तक लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को बता दिया था वीडियो में पहले ही। तो
अब यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे अपनी, तो जब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और प्रॉपर लिमिट्स के साथ यानी 0 से लेके t तक हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास वर्क डन का जो फॉर्मूला आएगा और उस वर्क डन के फॉर्मूले को हम लोग जब यहाँ पुट कर देंगे यानी कि p में, तो ये p हम लोगों को गिवन देगा p बराबर IRMS और ERMS cos phi। और ये जो फाई है ये सबको पता है, ये क्या है, ये फेज डिफरेंस है। तो ये होता है पावर ऑफ एन एसी सर्किट निकालने का फॉर्मूला, जिसमें आप लोग पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी एसी सर्किट की या फिर ऐसे सर्किट की जिसमें एसी बह रही हो, तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। अगर डेरिवेशन आप लोगों को चाहिए है तो वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF में ही, लेकिन अगर आप लोगों को उसमें समझने में कुछ दिक्कत हो रही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वीडियो बेमतलब में लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको उसमें नहीं करा रहा हूँ। बहुत इजी है, बस आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपने PDF नोट्स में आप लोगों को गिवन किया है। तो चलिए अब अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके बच्चों, तो हो गया हम लोगों का पहला टॉपिक पावर ऑफ एन एसी सर्किट। अब बात करते हैं पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर दरअसल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यू हैव काइंड ऑफ सरप्राइज इन दैट। कैसा सरप्राइज? पावर फैक्टर जो होता है वो दरअसल रेशियो होता है रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस का, है ना। ये मैंने आप लोगों को बताया है। अब इस पावर फैक्टर को हम लोग डिनोट पता है किससे करते हैं? कॉस फाई। याद आ रहा होगा कि जो पहले मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था पावर ऑफ एन एसी सर्किट में ERMS IRMS cos फाई, तो ये जो cos फाई है यही दरअसल पावर फैक्टर है और ये हमारा रेशियो होता है रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस का। रेजिस्टेंस सबको पता है रेजिस्टेंस क्या होती है, और इम्पीडेंस दरअसल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है किसी भी पूरे कंप्लीट सर्किट की। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को फॉर्मूले को हम लोग करते हैं अपना, लेकिन इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ और आप लोगों के लिए कि जो रेजोनेंस होती है यानी रेजोनेंस के टाइम, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, जब मैंने आप लोगों को रेजोनेंस पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। तो मैंने तब आप लोगों को बताया था कि रेजोनेंस के टाइम पे करंट जो होती है वो मैक्सिमम होती है और इसी के कारण जो हमारी इम्पीडेंस होती है वो हमारी नॉर्मल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। तो अगर ये इसके इक्वल होगी तो cos फाई कितना हो गया? cos फाई विल बी 1। आई होप यू विल गेट इट। यहाँ तक सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक छोटी सी बात और कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ ओनली 0। मीन्स आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि ये ऐसा पूरा आ रहा है तो cos फाई की मिनिमम वैल्यू -1 होगी, ना। cos फाई यानी कि पावर फैक्टर जो है वो उसकी मिनिमम वैल्यू सिर्फ 0 ही हो सकती है, 0 से कम इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को पावर के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। पावर को लेकर एक छोटा सा टर्म और है जिसको हम कहते हैं वॉटलेस करंट। ओ माय गॉड, वॉटलेस करंट मतलब वॉट ही नहीं है, बिल्कुल लेस, खत्म, बिल्कुल ही ना, ऐसा कुछ नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दरअसल थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वॉटलेस करंट एक्चुअली में है क्या। देखो, किसी सर्किट में करंट बह रही है, ठीक है, और उसके बहने से भी पावर लॉस 0 है, पावर लॉस 0 है, तो ऐसे करंट को हम लोग कहते हैं वॉटलेस करंट। द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इन विच द पावर लॉस इज 0 इज सेड टू बी द वॉटलेस करंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो। हाँ, तो पावर का अपने पास फॉर्मूला क्या था? ERMS IRMS cos फाई। ओके, ये हम लोगों के पास फॉर्मूला था वॉटलेस करंट का, आई मीन पावर फैक्टर का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मतलब पावर लॉस है ही नहीं, ठीक है, पावर लॉस 0 है। तो सपोज कर लेते हैं कि P = 0 हुआ अपना, ठीक है। हाँ, तो P = 0 में ना EMF 0 है क्योंकि करंट तो बह ही रही है ना, पोटेंशियल भी डेवलप कुछ ना कुछ होगा, और I तो फिर 0 है ही नहीं, करंट ही बह रही है, तो बचा क्या, सिर्फ ये 0 हो सकता है, ये टर्म अपना। दैट मीन्स cos फाई शुड हैव टू बी 0 = 0। यही अपने पास एक कंडीशन बच के आती है सपोजिंग में अब कि हाँ यही 0 हो सकता है, तो इसी वजह से टोटल वैल्यू जो है वो 0 है। हाँ, तो अब cos फाई अगर 0 है तो cos थीटा में 0 वैल्यू तब होती है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, सब लोग बताइए ज़रा मुझे। 90, बिल्कुल सही, π/2, दैट मीन्स
फाई इज इक्वल टू फाई बाई 2, ये हमारे पास वैल्यूज़ आई। ठीक है, तो ये कुछ जनरल कंडीशंस होती हैं जिनको हम लोग जैसे बता सकता हूँ मैं आपको वॉटलेस करंट एक्चुअली में क्या होती है। देखो जो अपना एलसी सर्किट होता है ना, जो हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर को बना के जो अपना सर्किट होता है, उसमें जो करंट फ्लो होती है वो दरअसल एक तरीके से वॉटलेस करंट ही होती है। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि उनमें जो करंट फ्लो हो रही है वो वॉटलेस करंट है कुछ केसेस में। अब ऐसा नहीं है कि हर केसेस में आप बोल दो कि हाँ वॉटलेस करंट ही है। ठीक है, तो बस एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया कि जो करंट फ्लो हो रही है वो दरअसल वॉटलेस करंट है। तो ये हो गया वॉटलेस करंट का पूरा फंडा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हमारा अगला टॉपिक क्वालिटी फैक्टर के बारे में। तो क्वालिटी फैक्टर दरअसल क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, क्वालिटी फैक्टर। ओके तो आज का हमारा अगला टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर। देखो क्वालिटी फैक्टर दरअसल कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ और है। और इसके बाद का जो अगला टॉपिक है ना वो तो और भी ज़्यादा मज़ेदार है। मैं सच्ची में मजाक नहीं कर रहा हूँ, एंड तक देखना, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को। हाँ, तो अभी हम लोग बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर के बारे में। तो क्वालिटी फैक्टर दरअसल क्या है, देखो हम लोग सर्किट में करंट पास कराते हैं, वो अलग अलग कंपोनेंट से अलग अलग तरीके से गुजरती है, उसमें अलग अलग तरीके का पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो दरअसल यही क्वालिटी फैक्टर के बारे में बताते हैं क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी फैक्टर दरअसल कुछ नहीं है, क्वालिटी फैक्टर सिर्फ एक रेशियो होता है किसका, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एन इंडक्टर या फिर कैपेसिटर टू द टोटल पोटेंशियल। ये हमारा क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है। यानी कि क्वालिटी फैक्टर इज सेड टू बी द Q इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप ऑन, अभी के लिए इंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है, अपॉन टोटल पोटेंशियल। हाँ तो चलिए एक तरीके से ये डेरिवेशन ही हो गया अपना। चलो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है इंडक्टर के टर्म में, आई आर नहीं XL, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि इंडक्टिव रेजिस्टेंस जो हमारी होती है वो अलग होती है, हम लोग नॉर्मल रेजिस्टेंस को यूज़ नहीं करते हैं। और वैसे ही कैपेसिटर के केस में हम लोग R नहीं XC लेते हैं। और टोटल पोटेंशियल जो होता है हमारा वो तो हमारा IR हो गई, क्योंकि हमें तो फिर टोटल वैल्यू पता ही है हमारी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग है अपना। अब यहाँ पर आई से तो आई गया, ठीक है। हाँ एक चीज़ और, क्वालिटी फैक्टर को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, ठीक है, बड़ा Q से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा ये XL और R आया है, XL को हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं, सबको पता होगा ओमेगा की वैल्यू 2π/T या फिर 2πf होती है, ओमेगा L/R। तो ये कुछ अपनी चीज़ें हुई। तो यहाँ तक तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ओमेगा और वगैरह ये सब सर्व हैं क्या दरअसल। तो रेजोनेंस के टाइम पे, जब रेजोनेंस हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसके टाइम पे मैंने आप लोगों को जब रेजोनेंस पढ़ाया था, रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी के बारे में बताया था, तब मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला और बताया था जो था ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ठीक है, अगर जिनको नहीं पता है वो पीछे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मेरे शायद AC को लेके शायद मेरी दूसरी या पहली वीडियो में था, है ना, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो इसमें ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो कि यहाँ तक आई थिंक कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला क्यों बताया, क्या मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करने वाला हूँ? जी हाँ, मैं इस फॉर्मूले को बिल्कुल यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। और यहाँ पे जब मैं इसको पुट कर दूँगा तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला और निकल के आ जाएगा, जो होगा Q इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगी 1/√LC, ठीक है। R तो बाहर है ही अपना, और ऊपर एक L और है। तो जब √L से L को काटोगे तो ऊपर से √L बचेगा, तो Q की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/R/√L/C। तो ये हमारे पास क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला आता है। अब इस क्वालिटी फैक्टर को लेके कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स और बनते हैं हमारे, किसको लेके, इम्पीडेंस और इस ओमेगा को लेके, ठीक है। तो इसको लेके हम लोग इसको करते हैं। तो यहीं पे हम लोगों का अपना ये चीज़ चलेगी, जैसे ये ग्राफ है हमारा, तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे सपोज कर लीजिए हमारा इम्पीडेंस है, ठीक है, और ये हमारा ओमेगा है। अब ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर तो चलो 0 है अपनी, ठीक है, ये अपना कुछ ग्राफ है। अब यहाँ पे जब हम लोग इसका पोटेंशियल ड्रॉप देखते हैं और रेजिस्टर और इनके बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं रेजिस्टेंस वगैरह के और इसको लेके, तो हम लोगों को यहाँ पर मिलता है कुछ ऐसे ग्राफ, ठीक है। सॉरी, ये पीक यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये पीक दरअसल यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। फिर ये पीक यहाँ से थोड़ी सी और ऊंची हो जाती है, और फिर यहाँ पर जाके थोड़ी और सी ऊंची सी हो जाती है। तो ये जो पीक्स के अकॉर्डिंग है, तो जो सबसे ऊंची पीक होती है ये दरअसल हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती हैं,
ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, ये R3 हो गई। तो हो सकता है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आप लोगों से पूछे जाएं उनमें हो सकता है कि आप लोगों को इसी तरीके का कोई ग्राफ दे दे और फिर बोले भैया इनका रिलेशन बताना ज़रा इनका रिलेशन बताओ कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी कि जिनका पीक जितना ज़्यादा ऊंचा होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होगी इस तरीके के ग्राफ में, ठीक है। दैट मीन्स R1 से ज़्यादा होगी R2 से ज़्यादा होगी R3। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये पूरा समझ में आया होगा। तो ये ग्राफ है अपना, ये अपना क्वालिटी फैक्टर है। अब जो मज़ेदार टर्म है आज की वीडियो का हमारा, चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लास्ट टॉपिक। बेकार में मुकरी छोड़ी। हाँ, तो आज का अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को। देखिए ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी फन फैक्टर वाली हैं, ये आपको एग्जाम में पूछी भी जा सकती है और इनको पढ़ने में मज़ा भी आता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो टॉपिक्स मेरे लिखे हैं आज कि यही हमारे दरअसल आज के जनरल नॉलेज होने वाली है एसी को लेके कि एडवांटेजेस क्या होने वाले हैं एसी के डीसी पर, डिसएडवांटेजेस क्या होने वाले हैं एसी के डीसी पर, और एसी जो है वो डीसी से ज़्यादा डेंजरस क्यों है। अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे कि डीसी ज़्यादा डेंजरस है। ना, डीसी जो है वो डेंजरस है क्योंकि डीसी से अगर आप एक बार चिपक गए वो आपको छूटने का मौका नहीं देगी। किसी दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको छुटा सके, बट एसी आप लोगों को छूटने का मौका देती है क्योंकि वो एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए होती है। मैंने आप लोगों को बताया था पहले, है ना। बट एसी जो है वो वोल्टेज के टर्म्स में डीसी से ज़्यादा डेंजरस है। तो क्यों है वो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो इन सभी जो टॉपिक्स हैं, ये जो शुरुआत के 2 टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स को मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा, कुछ इनके पॉइंट्स है वो बताऊंगा। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ पड़ी हुई है आप इस पीडीएफ को पहले डाउनलोड कर लें और ये टॉपिक आप क्या नाम है खोल के रख लें, क्वालिटी फैक्टर वाला, क्वालिटी फैक्टर के बाद वाला आने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहला जो उस टॉपिक्स में अपना सबसे पहला है कि एडवांटेजेस क्या हैं एसी के डीसी के ऊपर। तो देखो सबसे पहली बात तो दरअसल ये है कि एसी जो है, एसी की जो जनरेशन है वो इकोनॉमिकल है देन ऑफ डीसी। दैट मीन्स कि एसी को जो है वो डीसी के प्रति प्रोड्यूस करना ज़्यादा इकोनॉमिकल है, यानी कि खर्चा कम आता है। दूसरा क्या है कि एसी जो है वो ईजिली स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन की जा सकती है। तो वो जो ट्रांसफार्मर होते हैं 2 तरीके के होते हैं अपने। जब मैं आप लोगों को भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में बताऊंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर के क्या टाइप हैं। ट्रांसफार्मर मेनली हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेप अप वाला, एक होता है स्टेप डाउन वाला। तो इन्हीं ट्रांसफार्मर्स की मदद से हम लोग अपनी एसी जो करंट होती है उसको हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं, और ये ईजी होता है एसी में, अल्टरनेटिंग करंट में, एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी, ठीक है। तो यही है आज अपना। और फिर दूसरा जो इसके बाद अपनी एक चीज़ आती है, हाँ, अब अगला है हमारा कि एसी कैन बी रेगुलेटेड बाय यूजिंग अ चोक कॉइल। देख रहे हैं ना आप लोग। हाँ, तो एसी जो है वो रेगुलेटेड की जा सकती है, मतलब एसी की वैल्यू को आप घटा या बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग अ चोक कॉइल। चोक कॉइल हमारा क्या होता है, वो दरअसल एक इक्विपमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों का पंखे का रेगुलेटर होता है, बिल्कुल उसी की तरीके से ये चोक कॉइल भी एक तरीके का रेगुलेटर होती है, जैसे हम लोग एसी की वैल्यू को रेगुलेट कर सकते हैं। अगला है हमारा कि एसी वोल्टेज कैन बी ट्रांसमिटेड एट डिस्टेंट प्लेस एट अ वेरी स्मॉल लॉस ऑफ पावर। तो एसी जो होती है हमारी, देखो आप लोग सोचोगे कि एसी की वैल्यू को चेंज करने की क्या ज़रूरत है, हमें कम है तो बढ़ा लेंगे, बढ़ानी है तो कम कर लेंगे, लेकिन कम करना बढ़ाना ये सब क्या होता है। देखो पावर लॉस ना हो इसी वजह से हम लोग ट्रांसफार्मर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब एसी के साथ दरअसल क्या है कि एसी दरअसल ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कहीं से आती है। आप सबको पता है कि एसी पहले मेन पावर सोर्स से हमारे ट्रांसफार्मर्स में आती है, जो हमारे जगह के ट्रांसफार्मर होते हैं, फिर उस ट्रांसफार्मर से वो अलग अलग घरों में सप्लाई होती है। डायरेक्ट नहीं, थोड़ा और बीच में कुछ चीज़ें होती है, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। तो वो एसी जो है वो ट्रांसफार्मर में आने से पहले भी उसका कुछ अलग चीज़ होती है ना। वो आप डायरेक्ट सोर्स आउट नहीं कर सकते, वो ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो उनको घरों में चलाने लायक सोर्स आउट करते हैं। तो उन्हीं की हम लोग मदद लेते हैं, तब हम लोगों के ये सारे काम होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एसी का ये एक फ़ायदा और ये होता है कि वोल्टेज जो होते हैं ना, कि एसी वोल्टेज जो होते हैं वो ट्रांसमिटेड किया जा सकता है बहुत ही लंबी दूरी तक और बहुत ही कम पावर में, वो बहुत ही कम पावर लॉस में। लेकिन डीसी के साथ ऐसा नहीं है, डीसी के साथ अलग केस पड़ जाते हैं। तो इसी वजह से ये एसी के कुछ एडवांटेजेस थे डीसी के ऊपर। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। देखो सबसे पहला तो यही, तीसरे टॉपिक को ही देख के समझ लो कि एसी जो है वो ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। एसी जो है वो ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू डीसी। दूसरा, एसी ऑलवेज फ्लोज एट द
आउटर लेयर ऑफ द, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एसी जो है वो जो हमारी होती है वो आउटर लेयर ऑफ द वायर पे बहती है। मतलब एसी जो है उसकी एक चीज़ होती है कि वो वायर के अंदर से नहीं जाएगी। एसी जो होती है हमारी वो वायर के अंदर से नहीं जाएगी, ना 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 ना, एसी कहेगी मुझे सर्किट, मुझे वायर की लेयर से जाना है। और इसको क्या कहेंगे, आप लोग सब लोग अपनी अपनी नोट्स में PDF में जो मैंने आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए कहा है, इसको आप देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं स्किन इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, ये हमारा होता है, हाँ बिल्कुल, ये हमारा होता है स्किन इफेक्ट ऑफ करंट। हम लोग इसी को स्किन इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है, स्किन इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये जो है ये आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ा ये काफ़ी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये हो सकता है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में पूछा जाए। तो इसी वजह से ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, जो जिनसे आपको थोड़ी जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला है कि AC कैन नॉट बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस तो देखो सबको पता ही होगा अपना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो उसमें हम लोग AC को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको ठीक तरीके से इलेक्ट्रोलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनमें कंटिन्यू सप्लाई ऑफ करंट नहीं जाएगी। वो सबको पता है ना, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो उसके कुछ ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से हम लोग AC को, और भी कुछ बातें होती हैं दरअसल AC की, तो उन सब चीज़ों की वजह से हम लोग AC को इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ नहीं कर सकते। सो सैड। खैर कोई दिक्कत नहीं, अपने पास उसके लिए DC है। अब जो अगली हमारे पास चीज़ है जो काफ़ी दरअसल इम्पॉर्टेंट है, वो दरअसल है हमारी क्या, हाँ, वाई AC इज़ मोर डेंजरस दैन DC। देखो AC जो है, जो हम लोगों के पास नॉर्मली होती है, वो हमारे पास कितनी होती है, हाँ AC की हमारे पास जो 220 वोल्ट जो हम लोग जनरली देखते हैं। ठीक है, मैं 220 वोल्ट ही ले लेता हूँ, क्योंकि हमारे घरों में 220 वोल्टेज ही अपनी नॉर्मली आती है। ठीक है, 220 वोल्ट, यहाँ पे भी शायद कुछ वही लिखा है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रख देता हूँ, अपना इतना काम तो हो गया। तो वो जो दरअसल वैल्यू होती है वो होती है हमारी ये RMS वैल्यू, यानी कि ये जो वोल्टेज है ये दरअसल RMS वोल्टेज है, यानी कि ये ERMS है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी पीक वैल्यू को कैलकुलेट करूं, ठीक है, पीक वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो हमारी आएगी E0 इंटू, फॉर्मूला सबको याद होगा, जब मैंने आप लोगों को RMS वैल्यू ऑफ करंट पढ़ाई थी तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, आई होप सबको याद होगा। तो उसमें एक हमारे पास फॉर्मूला आया था कि E0/ERMS इज इक्वल टू √2। ठीक है, या फिर आप E0 इज इक्वल टू √2 इंटू ERMS, जैसे आप लोगों को समझना चाहें। तो E0 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √2 इंटू ERMS। ठीक है, √2 की वैल्यू 1.414, √2 की वैल्यू होगी 1.414 इंटू RMS वैल्यू हमारे पास 220 है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 311.1 वोल्ट। ठीक है, ये इसके वोल्टेज आ गए। और जब हम लोग 220 वोल्ट DC में लेते हैं तो उसमें दरअसल किसी भी तरीके का कोई कर्व बनता ही नहीं है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में अपना पूरा चलता है। ठीक है, हाँ, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, उसकी जो RMS वैल्यू अगर इसमें आएगी फॉर DC, अगर RMS वैल्यू आप देखोगे तो वो RMS वैल्यू अपनी ये आ गई, वो हमारी थी कितनी, 220 वोल्ट। तो वो पीक वैल्यू ही दरअसल उसके इक्वल हो जाती है, तो वो भी 220 वोल्ट। अब आप लोग देख के बताइए कि इसके पीक वैल्यू 311.1 वोल्ट और इसका 220 वोल्ट, तो बताइए कौन ज़्यादा डेंजरस हुआ। ऑब्वियस सी बात है कि AC जो है वो हमारी ज़्यादा डेंजरस हुई। तो इसी वजह से ये कुछ टॉपिक्स होते हैं कि AC जो है वो DC से ज़्यादा डेंजरस क्यों होती है। तो यहीं तक था हमारा ये वीडियो। आई थिंक कि आप लोगों को ये थोड़ा सा लास्ट वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा हो। बाकी के पहले जो थे वो बस छोटे छोटे टर्म्स थे, छोटे छोटे फैक्टर्स थे जो मुझे आप लोगों को बताने थे, है ना। तो बस यहीं तक था हमारा। तो ये हमारा दरअसल था AC को लेके हमारा चौथा पार्ट। इसका लास्ट पार्ट जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो आप लोगों को 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो यही था हमारा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और जो हमारे नोट्स हैं उन सभी का लिंक तो आपको PDF में मिल ही जाएंगे। सब लोगों ने आई होप डाउनलोड कर भी लिए होंगे, ज़रूरी है कर लीजिएगा, है ना। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। अपनी प्रॉब्लम्स आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कमेंट में बता भी सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ और चेंजेस करें तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए ओपेरा के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।